हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी बांग्ला। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। तेल, चाय जैसे प्रोडक्ट 6 महीने में 20% तक महंगे। जनवरी से मार्च में 30% तक कीमतें बढ़ा सकती हैं एफएमसीजी कंपनियां। खाने का तेल, साबुन, चाय, कॉफी, चॉकलेट और बिस्किट जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कीमतें 6 महीने में 20% तक बढ़ चुकी हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट से मतलब उन चीजों से होता है जिनकी मांग ज्यादा होती है और लोग इन्हें रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जनवरी से मार्च में इनके दाम 30% तक और बढ़ाए जा सकते हैं। अप्रैल 2024 से अब तक पाम ऑयल, नारियल, चाय, कोकोआ और कॉफी जैसे कच्चे माल की कीमतें 35 से 175% तक बढ़ गई हैं और इससे बढ़ी हुई लागत की भरपाई की जा रही है। बता दें कि नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि जनवरी मार्च में कुछ एफएमसीजी कंपनियां फिर से दाम बढ़ाएंगी। बीते 3 महीनों में घरों में इस्तेमाल होने वाले आम जरूरत के सामान 10% तक महंगे हो गए हैं। बता दें कि नुवामा की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि साबुन, स्नैक्स और चाय जैसी कैटेगरी में कंपनियों के लिए मार्जिन बढ़ाना मुश्किल हो गया है। पाम ऑयल और चाय जैसी कमोडिटी के दाम सालाना करीब 30% बढ़ने से इनकी लागत बढ़ रही है, लेकिन इसकी भरपाई मुश्किल हो रही है। चुनौती यह है कि एक सीमा से ज़्यादा दाम बढ़ाने पर शहरी डिमांड फिर से घटने लगेगी, जिससे कि हाल ही में सुधार के संकेत मिले हैं और इसके चलते जनवरी मार्च में कुछ एफएमसीजी कंपनियों की आय सिर्फ 5% के आसपास बढ़ने की उम्मीद है और ये ग्रोथ भी बिक्री बढ़ने से नहीं बल्कि प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने के चलते देखी जाएगी। दिल्ली सीएम आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी, कहा मेरे पिता को गालियां दी। भाजपा नेता बिधुड़ी ने कहा था आतिशी ने बाप बदल लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भाजपा नेता रमेश बिधुड़ी के बयान का जवाब देते हुए रो पड़ी। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रमेश बिधुड़ी मेरे 80 साल के पिता को गाली दे रहे हैं। क्या आप चुनाव के लिए इतनी गंदी राजनीति करेंगे? मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस देश की राजनीति इतनी गिर सकती है। आतिशी ने कहा कि मैं रमेश बिधुड़ी से कहना चाहती हूं कि मेरे पिता पूरी जिंदगी शिक्षक रहे, उन्होंने हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाया। अब उनकी उम्र 80 साल हो चुकी है और वे इतनी गंभीर स्थिति में हैं कि बिना सहारे चल भी नहीं सकते। रमेश बिधुड़ी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देकर वोट मांग रहे हैं। दरअसल दिल्ली से भाजपा कैंडिडेट रमेश बिधुड़ी ने रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है, वे मारलेना से सिंह बन गई है। भाजपा ने कालका जी से आतिशी के खिलाफ बिधुड़ी को ही टिकट दिया है। दिसंबर में वेज थाली की कीमत 6% बढ़ी। आलू और टमाटर के दाम बढ़ने का असर। नॉनवेज थाली सालाना आधार पर 12% महंगी हुई। भारत में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत दिसंबर में सालाना आधार पर 6% बढ़कर 31 रुपए 60 पैसे हो गई है। पिछले साल दिसंबर 2023 में वेज थाली की कीमत 29 रुपए 70 पैसे थी। वहीं क्रिसिल ने जारी किए अपने फूड प्लेट कॉस्ट के मंथली इंडिकेटर में इस बात की जानकारी दी है। क्रिसिल ने रिपोर्ट में बताया है कि वेजिटेरियन थाली की कीमत नवंबर की तुलना में दिसंबर में 3% घटी है और नवंबर में वेज थाली की कीमत 32 रुपए 70 पैसे पहुंची थी। बता दें कि नॉन वेज थाली की कीमत दिसंबर में सालाना आधार पर 12% बढ़कर 63 रुपए 30 पैसे हो गई। पिछले साल दिसंबर 2023 में नॉन वेज थाली की कीमत 56 रुपए 40 पैसे थी। मंथली बेसिस पर यानी कि नवंबर की तुलना में दिसंबर में नॉन वेज थाली की कीमत 3% बढ़ी है और नवंबर में नॉन वेज थाली की कीमत 61 रुपए 50 पैसे थी। चलिए अब देखते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड 343 रुपए सस्ता हुआ, 77,161 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। चांदी की कीमत में 1,031 रुपए की हुई बढ़ोतरी, 89,152 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी की भाव। बता दें कि सोने की कीमतों में सोमवार को गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 343 रुपए घटकर 77,161 रुपए पर आ गया है। वहीं शुक्रवार को इसके दाम 77,504 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,031 रुपए बढ़कर 89,182 रुपए प्रति किलो हो गई है और इससे पहले शुक्रवार को चांदी की कीमत 88,121 रुपए प्रति किलोग्राम थी। वहीं सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।
कोरोना जैसे चीनी वायरस का भारत में तीसरा केस। कर्नाटक में 8 और 3 महीने के बच्चे संक्रमित। राजस्थान से गुजरात आया 2 महीने का बच्चा पॉजिटिव। बता दें कि चीन में फैले हुए कोरोना जैसे वायरस HMPV का भारत में तीसरा केस मिला है। अहमदाबाद में सोमवार को 2 महीने के बच्चे में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV का संक्रमण मिला है। ये बच्चा राजस्थान का है और इलाज के लिए अहमदाबाद पहुंचा है। बता दें कि इससे पहले सोमवार सुबह कर्नाटक में 3 महीने के बच्चे और 8 महीने के बच्चे में ये वायरस मिला था। दोनों बच्चों की जांच बेंगलुरु के एक अस्पताल में की गई थी। इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार करने की मांग। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा ये शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इंडिया गेट का नाम बदलकर अब भारत माता द्वार करने की मांग की है। जमाल ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि नाम बदलना देश के 10,000 शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जमाल ने कहा कि आपने क्रूर मुगल के नाम पर बनी औरंगजेब रोड का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड किया। इंडिया गेट पर लगी हुई जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करवाया। उसी तरह से इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करवाएं। बता दें कि इंडिया गेट राजधानी दिल्ली में बना वॉर मेमोरियल है और इसे प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में हुए शहीद भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। 1914 से 1921 के दौरान हुए पहले विश्व युद्ध और तीसरे अफगान युद्ध में 70,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इंडिया गेट पर 13,516 सैनिकों के नाम उकेरे हुए हैं और उनमें से कई ब्रिटिश सरकार के सैनिक थे। राजस्थान के 10 लाख नए परिवारों को मुफ्त राशन मिलेगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया किन परिवारों को और कब कैसे मिलेगा लाभ। फर्जी वाले रडार पर होंगे। बता दें कि राजस्थान के लाखों परिवारों का खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने का इंतजार जल्दी खत्म हो सकता है। बीते सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक राज्य सरकार ने बंद पड़े खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल फिर से खोलने की तैयारी कर ली है। योजना का पोर्टल बंद होने से लाखों परिवार आवेदन से वंचित रह गए थे। वहीं करीब 10 लाख आवेदन पहले से लंबित पड़े हैं। इसके अलावा 50 लाख से ज्यादा परिवारों ने अभी KYC भी नहीं करवाई है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर कई सारे सवाल हैं। कानपुर में 8वीं तक के स्कूल 11 तक बंद। 9 से 12वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी। ठंड से बचाव को यूनिफॉर्म की बाध्यता हुई खत्म। कानपुर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल बंद करने के आदेश DM राकेश कुमार सिंह ने जारी किए हैं। इसके अलावा 9 से 12वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन चलाने के आदेश प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। DM ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि कक्षाओं में ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त प्रबंध करने के लिए कहा गया है। वहीं विद्यालय प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक क्लास में तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए हीटर आदि का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी दिशा में छात्रों को खुले में नहीं बैठाया जाएगा। DM ने बताया है कि छात्रों के यूनिफॉर्म पहनने की बाध्यता को समाप्त किया जाता है और ये सलाह दी जाती है कि ऐसे गर्म कपड़े जो कि ठंड से बचाव करने में सक्षम है उन्हें पहनकर ही छात्र स्कूल आएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह पर 16 जनवरी को होगी सुनवाई। 15 मामले एक साथ सुने जाएंगे। मुस्लिम पक्ष हलफनामा दायर करेगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 16 जनवरी को होगी। यह केस अब हाईकोर्ट की नई बेंच को चला गया है। इस केस की सुनवाई जस्टिस न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र करेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष हलफनामा दायर करेगा। इससे पहले न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन इस केस की सुनवाई कर रहे थे। उनके सेवा अवकाश के कारण नई एकल पीठ बनाई गई है। इसके बाद से अब नई बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। अब कोर्ट सभी 15 याचिकाएं एक साथ सुनेगा। प्रियंका गांधी संभाल सकती हैं यूपी की कमान। 2027 के चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। दिल्ली चुनाव के बाद हो सकता है ऐलान। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को फिर से यूपी का प्रभारी बनाया जा सकता है। खबर है कि बीते 1 साल से उनके पास किसी राज्य का प्रभार नहीं है और इससे पहले वह यूपी की प्रभारी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिसंबर 2023 में खुद को यूपी के प्रभार से उन्होंने अलग कर लिया था और प्रियंका गांधी ने पूरा फोकस अमेठी और रायबरेली पर किया था। प्रियंका गांधी के करीबियों का मानना है कि जल्द ही दोबारा से प्रियंका गांधी को यूपी का प्रभारी बनाया जाएगा। इसमें केवल औपचारिकता शेष बची हुई है। वहीं कांग्रेस में एक तबका उन्हें संगठन महासचिव के रूप में भी देखना चाहता है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि फिलहाल उन्हें यूपी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे हैं।
हिमाचल के टूरिज्म होटल्स में 40% तक डिस्काउंट, 5,000 का कमरा 3,000 में, 15 अप्रैल तक छूट। देश भर के टूरिस्ट उठा सकते हैं इसका फायदा। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी HPTDC ने अपने होटल में 40% तक की छूट देने की घोषणा की है। निगम की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक यह छूट 3 जनवरी से 15 अप्रैल तक पूरे शीतकालीन सीजन में उपलब्ध रहेगा। इसका लाभ देश भर के टूरिस्ट उठा सकेंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में इन दिनों बर्फबारी हुई है और आने वाले दिनों में बर्फबारी की उम्मीद है। इसको देखने के लिए देश भर से टूरिस्ट पहाड़ों का रुख करते हैं। ऐसे में निगम के होटल में टूरिस्ट छूट का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि 40% छूट के बाद 5,000 रुपए का कमरा अब 3,000 रुपए में मिलेगा। 30% छूट के बाद 3,500 रुपए में मिलेगा। इसी तरह 30% छूट के बाद 2,000 रुपए का कमरा 1,600 रुपए में मिलेगा और 40% छूट के बाद 2,000 रुपए का कमरा 1,200 रुपए में मिलेगा। 540 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 18 वर्षीय लड़की। गुजरात के भुज की घटना, 6 घंटे से रेस्क्यू जारी। पुलिस NDRF की टीम मौके पर पहुंची। गुजरात के भुज तालुका के कांधेराई गांव में सोमवार की सुबह 18 वर्षीय एक लड़की बोरवेल में गिर गई। दरअसल लड़की करीब 30 फीट की गहराई में फंसी है, जबकि बोरवेल की गहराई 540 फीट बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। JCB मशीन की मदद से बोरवेल के आसपास खुदाई की जा रही है। वहीं भुज से NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक अभी तक 10 फीट से ज्यादा की खुदाई की जा चुकी है। वहीं पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। बता दें कि रेस्क्यू टीम से मिली जानकारी के मुताबिक श्रमिक परिवार की यह बच्ची सुबह माता पिता के साथ खेत पर गई थी और माता पिता काम में व्यस्त थे। इसी दौरान लड़की खेत में टहलते हुए बोरवेल में जा गिरी। उसकी आवाज सुनकर माता पिता को उसके बोरवेल में गिरे होने की जानकारी मिली। केंद्रीय मंत्री खट्टर बोले, किसानों का मुद्दा पंजाब का है। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए कमेटी बनाई है। किसान बोले, कमेटी में शामिल लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा पंजाब सरकार का है और हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। खट्टर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत करने की कोशिश की है और 2-3 बार बातचीत का ऑफर भी दे चुकी है, लेकिन कोई भी किसान उस कमेटी से मिलने नहीं आया। दरअसल केंद्रीय मंत्री और पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर करनाल में कर्ण कमल कार्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उनसे किसान आंदोलन को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने किसानों पर बातचीत न करने का आरोप लगाया। वहीं इसके जवाब में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सेवा सिंह आर्य ने कहा कि सरकार सिर्फ बातचीत करने का दिखावा करती है। जो कमेटी के लोग किसानों के साथ बैठते हैं वो सिर्फ बातचीत करने के लिए आते हैं। उस कमेटी के लोगों के पास बातों को लागू करने की कोई पावर नहीं है और न ही वो बैठक में हुई बातचीत की कोई भी जिम्मेदारी लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी डल्लेवाल से मिली। बोले, हमारे पास केंद्र से बातचीत कराने की अथॉरिटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी सोमवार को खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिली। मुलाकात के बाद कमेटी के चेयरमैन पूर्व जस्टिस नवाब सिंह ने कहा कि हमने डल्लेवाल को मेडिकल सुविधा लेने के लिए निवेदन किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द ठीक हो। वह जब भी चाहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। केंद्र से सीधा बातचीत कराने की हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। हम पिछले 4 महीनों से किसानों से बातचीत के प्रयास में लगे हुए हैं और हमने शुरुआती इश्यू कोर्ट के सामने रखे थे। अभी तक रिपोर्ट फाइल नहीं की है। हम जल्दी रिपोर्ट फाइल करेंगे। रिपोर्ट अलग अलग फेज में होती है और इस मुद्दे पर एक नई मीटिंग होगी। कमेटी एक पॉजिटिव ब्रिज बनाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और पंजाब सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। यहाँ उन्होंने दावा किया कि किसान नेता जगजीत डल्लेवाल कोर्ट की बनाई गई कमेटी से मिलने के लिए राजी हो गए और सिब्बल ने सुनवाई कुछ समय बाद करने की अपील की, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई 10 जनवरी के लिए तय की है। तमिलनाडु गवर्नर ने बिना स्पीच दिए विधानसभा से किया वॉकआउट। कहा, राष्ट्रगान का अपमान हुआ। CM स्टालिन बोले, ये बचकाना व्यवहार है। तमिलनाडु के विधानसभा सत्र के दौरान सदन में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। राज्यपाल RN रवि ने राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए अभिभाषण देने से इनकार कर दिया और सत्र बीच में ही छोड़कर विधानसभा से चले गए। इससे पहले फरवरी 2024 में भी वे ऐसा कर चुके हैं। परंपरा के मुताबिक सदन की कार्यवाही शुरू होने पर राज्यगान तमिल थाई वत्थु गाया जाता है और आखिरी में राष्ट्रगान गाया जाता है, लेकिन राज्यपाल रवि ने इस नियम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राष्ट्रगान दोनों समय गाया जाना चाहिए। राज्यपाल के इस व्यवहार पर CM स्टालिन ने कहा कि यह बचकाना और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है। जब राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते तो वे इस पद पर क्यों बने हुए हैं? यह राज्य के लोगों का अपमान है।
पीएम मोदी ने जम्मू रेल डिवीजन का किया उद्घाटन। कहा 2014 तक 35% रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन था, अब 100% के करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को जम्मू के नए रेलवे डिवीजन और तेलंगाना के चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछला एक दशक भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन का रहा है और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक विजिबल चेंज आया है और इससे देश की छवि बदली है और देशवासियों का मनोबल भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में रेल कनेक्टिविटी का अद्भुत विस्तार हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था और आज हम रेलवे लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब हैं। बीते 10 वर्षों में 30,000 किलोमीटर से ज्यादा नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। बीपीएससी कैंडिडेट्स प्रदर्शन। प्रशांत किशोर जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए। कंडीशनल बेल लेने से मना किया, कहा जेल से अनशन करूंगा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पटना की बेउर जेल भेजा है। उन्होंने कहा कि रुकना नहीं है, रुका तो कईयों का मन बढ़ेगा, जेल से अनशन जारी रहेगा। बता दें कि पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पुलिस ने सोमवार सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया था। वो 2 जनवरी की शाम 5 बजे से बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे थे। पटना सिविल कोर्ट में उनकी पेशी हुई। एसडीजेएम आरती उपाध्याय की कोर्ट में उन्हें यहां 25,000 के निजी मुचलके पर बेल मिली। कोर्ट में पेशी के दौरान प्रशांत किशोर ने खुद बहस की। उन्होंने जज को बताया कि किस तरीके से पुलिसिया बर्बरता की गई। कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन प्रशांत किशोर सशर्त जमानत लेने के लिए तैयार नहीं हुए। प्रशांत किशोर ने पीआर बॉन्ड पर साइन नहीं किए। उनकी ओर से जुडिशियल कस्टडी की मांग की गई। दरअसल कोर्ट ने यह कहा कि आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आम लोगों को दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़े। पीके इसका विरोध कर रहे हैं और जज अपने फैसले पर कायम हैं। मायावती के भतीजे बोले, केजरीवाल के वादे द्रौपदी की साड़ी जैसे, ये फेंकते जाएं हम लपेटते जाएं। कांग्रेस के भाई बहन फैशन खेल रहे। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का अरविंद केजरीवाल पर दिया गया बयान काफी चर्चा में है। आकाश आनंद रविवार को दिल्ली के कोंडली में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केजरीवाल के वादे ऐसे हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी, ये फेंकते जाएं और हम लपेटते जाएं। आकाश आनंद पहले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने कोई विवादित बयान दिया है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान कई नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं जिन पर विवाद हो रहे हैं। दरअसल रविवार को भाजपा के नेता रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनाने का बयान दिया था। इस पर कांग्रेस ने विरोध जाहिर करते हुए कहा था कि संघ की मानसिकता ऐसे ओछे नेताओं के बयान जाहिर कर देते हैं। अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीज में आई पत्तियां। इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के साथ भेजे थे। डॉकिंग अब 7 की जगह 9 जनवरी को होगी। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके साथ भेजे गए लोबिया के बीज में पत्तियां निकल आई हैं। इसरो ने इसकी तस्वीर जारी की है। 2 दिन पहले इसके अंकुरण की फोटो भी सामने आई थी। बता दें कि इसके साथ ही इसरो ने POEM-4 PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल पर CROPS के जरिए अंतरिक्ष में पौधे उगाने में सफलता हासिल कर ली। CROPS को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC में डिजाइन किया गया है। प्रयोग के लिए लोबिया यानी काउपी को चुना गया क्योंकि यह तेजी से अंकुरित होता है और इसमें सहनशीलता और पोषण भी ज्यादा होता है। केजरीवाल बोले, सिसोदिया के घर CBI रेड होगी। उन्हें अभी तक हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। प्रवेश वर्मा ने फिर पैसे बांटे। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के घर CBI की रेड होने का दावा किया। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली के सीएम आतिशी को गिरफ्तार किया जाएगा और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर रेड होगी। उन्होंने कहा कि विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के घर अगले कुछ दिनों में CBI की रेड होगी और बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है। ये गिरफ्तारियां रेड उनकी यानी भाजपा की बौखलाहट का नतीजा है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा अभी तक हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है और आगे भी इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से भाजपा के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने फिर महिलाओं में रुपए बांटे हैं। जब विपक्षी पार्टियों ने इस बात पर सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि अभी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल ब्लास्ट, 8 जवान हुए शहीद, ड्राइवर भी मारा गया। सड़क पर 10 फीट का गड्ढा, 25 फीट ऊंचे पेड़ पर मिली गाड़ी का मलबा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने जवानों को ले जा रहे वाहन को ब्लास्ट से उड़ा दिया। हमले में दंतेवाड़ा DRG के 8 जवान शहीद हो गए, वहीं एक ड्राइवर भी शहीद हो गए हैं। बता दें कि IG बस्तर रेंज सुंदरराज पी ने बताया कि बीजापुर से संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन पूरा करके वापस लौट रही थी। वहीं सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे बीजापुर मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर अम्बेली गांव के पास नक्सलियों ने ID ब्लास्ट किया। धमाका इतना ज्यादा जोरदार था कि सड़क पर करीब 10 फीट का गहरा गड्ढा हो गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी के कुछ पार्ट्स तो 30 फीट दूर एक पेड़ पर 25 फीट ऊंचाई पर मिले। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन फ्लिपकार्ट से जुड़े मामले हाई कोर्ट भेजे। सभी केस एक जैसे, इसलिए सुनवाई एक जगह होगी। सिलेक्टेड सेलर्स को ज्यादा फायदा पहुंचाने का आरोप। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर देश की अलग अलग कोर्ट में चल रहे मार्केट कॉम्पिटिशन के नियमों के उल्लंघन से जुड़े हुए मामलों को कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने की है। वहीं कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं में शामिल सब्जेक्ट मैटर वही है जिस पर कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच सुनवाई कर रही है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने पिछले साल 3 दिसंबर को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए CCI ने कहा था कि कंपनियां हाईकोर्ट की जांच रोकने के उद्देश्य से अलग अलग कोर्ट में चुनौतियां पेश कर रही हैं। वहीं CCI ने कोर्ट से सैमसंग, वीवो, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ वेंडर्स की 23 शिकायतों पर सुनवाई करने का अनुरोध किया था। ये मामला 2019 में CCI की जांच से जुड़ा हुआ है। कंपटीशन कमीशन ने जांच के बाद आरोप लगाया था कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने कुछ चुनिंदा सेलर्स को मार्केट में ज्यादा प्रायोरिटी दी। चलिए अब देखते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 7 और 8 जनवरी को सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम छिटपुट बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। वहीं पूरे उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आएगी। आज का सुविचार, सिर्फ सोच का ही फर्क है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।